You are currently the only person in this conference. Good evening, everyone. गुड इवनिंग सर। Everyone. ये कुछ क्वेश्चंस हैं हमने निकाले हैं, ट्राई कीजिए। स्टार्ट विद द फर्स्ट वन। ओके, क्या है आंसर बताइए। मल्हार, TY first. नूपुर आपका। सर सेकंड ऑप्शन। नक्षत्रा, सर मेरा भी सेकंड ऑप्शन। ओके। श्रावणी, आपका कौन सा आंसर है? सर सेकंड। ओके, सेकंड पर बहुत ज्यादा ऑप्शन बच्चों ने लिखा है। ओके, जिन बच्चों का आंसर सेकंड है उनमें से कोई भी एक बच्चा हमको ये बताए कि इस क्वेश्चन को करेंगे कैसे। हाउ वी आर गोइंग टू डू दिस क्वेश्चन। एनीवन? तुम लोग आंसर किए हो तो कुछ तो सोचे हो, कुछ तो किए होगे, तभी तो हुआ है आंसर। ऐसे थोड़ा ना हुआ है।
तो क्या किया है, क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, ये तो बताना पड़ेगा ना। कोई नहीं बताना चाहता। चलो श्रावणी आप ही बताओ, क्या किए हो इस क्वेश्चन में, कैसे आया 3T/8? सर मेरे हिसाब से वो जो दो पार्टिकल जो मूव कर रहे थे वो एक टाइम पर कोलाइड हो जाएंगे, तो मैंने x1 इक्वल्स टू a sin ओमेगा टी और x2 जो हो जाएगा वो माइनस a cos ओमेगा टी, तो x1 इक्वल्स टू x2 कर दिया, तो फिर वो इक्वेशन के हिसाब से tan ओमेगा टी इक्वल्स टू -1, फिर ओमेगा टी तो 3 पाई। ओके ओके ओके, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। काफी कुछ बच्चे ने बताया है कि एट अ पर्टिकुलर इंस्टेंट, लेट्स से इसी को हम लोग t0 ले लेते हैं, ये जो इंस्टेंट की बात कर रहा है इसी को हम लोग t0 ले लेते हैं। One particle is at its extreme position while the other is at its mean position and they move in the same direction. अब यहां पर थोड़ा सा अपने को समझदारी दिखानी है। ये हमारा मीन पोजीशन है। अब एक्सट्रीम पोजीशन में लेफ्ट एक्सट्रीम का रहा है या राइट एक्सट्रीम का रहा है ये हमको नहीं दिया गया, लेकिन दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। इसके बाद ये बात, क्योंकि मीन पोजीशन पर अगर हम बॉडी को इधर मूव करते हुए लेंगे तो हमको लेफ्ट वाला एक्सट्रीम पोजीशन चूज करना पड़ेगा दूसरे पार्टिकल के लिए। अगर ये फर्स्ट पार्टिकल है तो ये दूसरा पार्टिकल हो जाएगा, या फिर अगर हम लेफ्ट की तरफ जाते हुए इसको चूज करेंगे इस पार्टिकल को, तो ये जो पार्टिकल है ये राइट एक्सट्रीम पर होगा ताकि ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर सके। तो या तो हमको ये फर्स्ट ये सेकंड ऐसे ले लेना चाहिए, या फिर ये फर्स्ट और ये सेकंड ऐसे ले लेना चाहिए। इसके अलावा कोई हमारे पास और ऑप्शन नहीं है। नाउ अगर हम ऊपर वाला डायग्राम लेते हैं तो उसके लिए इक्वेशंस बनेंगे x1 इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। बहुत सिंपल है, मीन पोजीशन टुवर्ड्स राइट, सबसे सिंपल इक्वेशन यही होता है। और x2 ये हो जाएगा हमारा निगेटिव एक्सट्रीम पर है तो ये -a cos ओमेगा टी। और यहां से दोनों की इक्वेशन लिखने के बाद अब करेक्ट, दे विल क्रॉस ईच अदर। दे विल क्रॉस ईच अदर का मतलब दोनों का x कोऑर्डिनेट और मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट सेम होना चाहिए, और वो ये वैल्यू है जो हमने लिया हुआ है x1 और x2, यही डिस्प्लेसमेंट और मीन पोजीशन, ये दोनों सेम होना चाहिए। किसी भी इंस्टेंट पर अगर इसको सेम कर दें तो क्वेश्चन के अनुसार x1 इक्वल टू x2, तो यहां पर ये a sin ओमेगा टी इज इक्वल टू -a cos ओमेगा टी, इस तरह से ये बात होगा, a विल गेट कैंसिल्ड और ये हो जाएगा tan ओमेगा टी इज इक्वल टू -1। और यहां से ओमेगा टी का वैल्यू जो होगा वो tan इनवर्स -1, ये -1 दो कोऑर्डिनेट मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल भी हो सकता है और थर्ड क्वाड्रेंट का भी एंगल भी हो सकता है, यानी कि tan इनवर्स -1 इसका दो वैल्यू पॉसिबल है। क्या क्या? तो एक वैल्यू हो सकता है पाई माइनस पाई बाई 4 और दूसरा वैल्यू हो सकता है पाई प्लस 2 पाई माइनस पाई बाई 4। सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट के बीच में होगा ना, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में हो सकता है। थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव होता है तो -1 कैसे वैल्यू लेगा? तो ये हो जाएगा 3 पाई बाई 4 और ये हो जाएगा 7 पाई बाई 4। अब ओमेगा टी को हम 2 पाई बाई टी से रिप्लेस कर सकते हैं। 2 पाई बाई टी इंटू टी, एक बार इसको 3 पाई बाई 4 से अगर हम इक्वेट करें तो पाई विल गेट कैंसिल्ड और टी हमारा हो जाएगा 3t/8। दैट इज परफेक्ट आंसर फर्स्ट वन एंड ये v वाला। और दूसरा अगर इसके साथ हम इक्वेट करें तो ये जो टाइम है वो थोड़ा ज्यादा आएगा ऐसा लग रहा है मुझे। 7 और 2 पाई बाई टी इंटू टी इज इक्वल टू 7 पाई बाई 4। तो पाई विल गेट कैंसल्ड और यहां से
टी हो जाएगा 7t/8। तो ये दो पॉसिबल आंसर्स हो रहे हैं। ओके मल्हार, आप बताइए आपने कैसे किया? सर मैंने उनका वो मैक्सिमम सेपरेशन वाला निकाल दिया। ओके, मैक्सिमम सेपरेशन कैसे निकालते हैं? सर मैंने वो सर्कुलर मोशन में उनके बीच में का एंगल देखा, फिर मतलब उस एंगल में से मतलब उनका मोशन मतलब सेम एंगुलर स्पीड से है, तो मतलब अगर ये थीटा जाएगा तो वो भी थीटा जाएगा। समझ गए समझ गए। ठीक है, तो आपने गलत तरीके से क्वेश्चन किया। तो देखो ये जो क्वेश्चन है, नो डाउट एक तरीका जो सामने इक्वेशंस बनाना, इक्वेट करना, मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन हमने निकाले हैं और सब में हम इस मेथड से जा सकते हैं, लेकिन हर बार इक्वेशन सॉल्व करना और वैल्यूज निकालना ये सबके लिए इतना आसान नहीं है। ये नहीं करे कि ये मेथड गलत है, परफेक्टली फाइन एंड डेफिनेटली 3t/8 वुड बी आवर आंसर, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन इसका एक ऑल्टरनेटिव है, इसका एक ऑल्टरनेटिव है और वो सर्कुलर मोशन वाला ऑल्टरनेटिव है। सर्कुलर मोशन कैसे? उसके लिए सबसे पहले हमने को सर्कल बना लेना चाहिए। सर्कल बनाओ और ये अप्रोच समझनी है। एक क्वेश्चन किसी भी है, बस छूटे ऐसा सोच के करोगे ये कॉन्सेप्ट कभी समझ नहीं आएगा और इसके बाद के क्वेश्चंस और ज्यादा पेचीदे होते चले जाएंगे। इस तरह से हमको एक सर्कल बनाना है और ये जो ऊपर और नीचे के पोजीशन है इनको मीन पोजीशन की तरह मार्क करना है और ये दोनों पॉइंट्स एक्सट्रीम पोजीशन की तरह, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम और ये निगेटिव एक्सट्रीम। नाउ हमारा जो बॉडी है वो हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन मूव करेगा और चूंकि दोनों का टाइम पीरियड सेम है तो दोनों की एंगुलर वेलोसिटी सेम होगी, ओमेगा। अब ऐसा है कि एक बॉडी मीन पोजीशन पर है और एक एक्सट्रीम पोजीशन पर, तो जैसा मैंने कहा कि या तो हम ऊपर वाला जो सिनेरियो है वैसा ले लें क्योंकि सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी चाहिए, या फिर नीचे वाला जो सिनेरियो है वैसा ले लें। अगर मैं ऊपर वाला सिनेरियो लेता हूं जिससे मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया इक्वेशन वाइज, अगर वो सिनेरियो लेता हूं तो नेगेटिव एक्सट्रीम पर बॉडी को रखना पड़ेगा जो कि यहाँ पर है, ये हमारा बॉडी 2 है, और ये मीन पोजीशन पर बॉडी को रखना पड़ेगा, ये हमारा बॉडी 1 है। और चूंकि दोनों क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, इनके बीच का जो एंगल, इफ यू सी दैट एंगल इज π/2 एंड दैट एंगल इज नॉट गोइंग टू चेंज। ये एंगल चेंज नहीं करेगा क्योंकि दोनों का एंगुलर वेलोसिटी सेम है, जितना एंगल ये मूव करेगा उतना ही एंगल ये मूव करेगा। तो हम मान के चलेंगे कि ये दोनों एक रॉड से कनेक्टेड है, ये एक रॉड है जिससे ये दोनों कनेक्टेड है और ये पूरा का पूरा रॉड ही ओमेगा से रोटेट कर रहा है। रोटेट करते करते एक सिचुएशन ऐसा आएगा जब सिनेरियो कुछ ऐसा होगा, देखो ऐसा, जब ये 2 मूव करता करता यहां पर आ जाएगा और तब तक 1 मूव करता करता यहां पर आ जाएगा, इन दोनों के बीच में एंगल अभी भी 90 डिग्री ही बनेगा, लेकिन ये इसका जो प्रोजेक्शन है एक्स एक्सिस पर वो दोनों सेम होंगे। मतलब ये जो इंडिविजुअल एंगल है वो 45 डिग्री का हो जाएगा और ये प्रोजेक्शन ही एसएचएम करता है। एक्चुअली ये जो बॉडी मूव कर रहा है इसका प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर एसएचएम करता है, मतलब बेसिकली पार्टिकल का मूवमेंट एक्स एक्सिस पर हो रहा है, हम उसको रियलाइज कर रहे हैं सर्कुलर मोशन से। तो 2 को यहां से यहां आने में कितना टाइम लग जाएगा, तो देखेंगे कि यहां से यहां तक ये एंगल है कितना,
तो जैसा हम कह रहे हैं कि ये π/4 है, तो ये भी π/4 होगा, तो ये एंगल भी π/4 होगा और ये एंगल π/2, तो π/2 प्लस π/4 ये हो जाएगा 3π/4। इतना एंगल या तो 2 को कहो मूव करना है या तो a को भी कहो मूव करना है, 1 को भी तो उतना ही मूव करना है, π/2 प्लस π/4, तो 3π/4 1 को भी चलना है और 3π/4 2 को भी चलना है, ताकि दोनों का पोजीशन सेम हो जाए। अब इतना एंगल ट्रेवल करने का टाइम कितना होगा, तो 3π/4 एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है और एंगुलर वेलोसिटी हमारे पास दिया गया है कितना, ओमेगा। ओमेगा को 2π/t डालो, तो 3π/4 डिवाइड 2π/t, और ये एक लाइन में तुम्हारा आंसर आ गया 3t/8। तो इसको इक्वेशन को सॉल्व करना, वैल्यूज निकालना, और ये सर्कल अगर हमको बनाने आ गया तो देखो कैलकुलेशन कितना छोटा है। और ये सर्कल तो हमने बहुत तरीके से बनाया, तुमको थोड़ा समझ में आया, तुम तो अपने मन से फ्री हैंड ड्राइंग करोगे तो ये सर्कल भी जल्दी बनेगा। बस इस प्लॉट करने हमको सही से आना चाहिए कि हम जो दिखा रहे हैं वो सही दिखाने आना चाहिए। अगर हमको दिखाने ही नहीं आ रहा, अगर हम रियलाइज ही नहीं कर पा रहे मोशन को, सर्कुलर मोशन के साथ रिलेट नहीं कर पा रहे, तब फिर दिक्कत है। हमने सेकेंड डे ये कॉन्सेप्ट सिखाया था और इस तरह के क्वेश्चन में ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंटली काम आने वाला कॉन्सेप्ट है। जिन लोगों को समझ आ गया हो वो लोग ट्राई करें सेकेंड वन। दूसरे तरीके से ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन तो क्वेश्चन है, तुम जितने तरीके से इसको ट्राई करो। जिन लोगों को समझ आ गया है वो लोग सर्कुलर मोशन वाले मेथड से भी ट्राई करें। मैं फिर से सेकंड वाले क्वेश्चन में भी एक्सप्लेन करूंगा सर्कुलर मोशन से, बिना सर्कुलर मोशन से, समझ आएगा तुमको। एनीवन हैव एनी डाउट? हमेशा याद रखना है कि पार्टिकल कभी भी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही मूव करेंगे। कोई भी पार्टिकल सेंस ऑफ रोटेशन चेंज नहीं करेगा, और जब टाइम पीरियड सेम है तो एंगुलर वेलोसिटी भी सेम होगी, और अगर एंगुलर वेलोसिटी सेम है तो उनके बीच का एंगल हमेशा फिक्स रहेगा। और मीटिंग की बात हो तो एक्स एक्सिस के बाद दोनों के पोजीशन सिमेट्रिकल होने चाहिए। हाँ आदे बोली। सर हमें कैसे पता चलेगा कि उस पॉइंट पर दोनों का प्रोजेक्शन सेम है? क्योंकि ये एंगल हमने बराबर कर दिया ना, यही तो हमने कंडीशन डाला, ये π/4 है, ये दोनों एंगल π/4 कर दिया हमने, तो ये सर एक मतलब cos जितना भी एंगल, उसके बीचों बीच होना चाहिए। ओके सर। जैसे जैसे क्वेश्चन में आगे बढ़ोगे और क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे तो ये चीज और अच्छे से जेहन में बैठेगी। ये एकदम से दिमाग में नहीं बैठता ये कॉन्सेप्ट, दिस इज अ बिट ट्रिकी वन बट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। इसलिए मैंने 4-5 सवाल लेके आए हैं। चलो ट्राई करो सेकंड वन, ये देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। और तुमको इक्वेशन वाला तरीका भी ट्राई कर लो, देखो इक्वेशन वाले मेथड से तुम लोग कितना सॉल्व कर पाते हो। ओके हाँ बताइए क्या है टाइम आपका? t/6। t/6। लेट्स सी। हाँ दे बताएं। सर t/6। Okay.
है? सर T/6। गुड। नुपुर, नक्षत्रा, कृष्णा, कृष्णा आज आंसर नहीं कर रहे हो। कनक, ये तो लड़की आंसर करना ही भूल गई। अब बताइए। सर T/6। देखा जाए T/6 ही हमको लगता है सारे बच्चे। अच्छा, वो भी वेरी गुड, वेरी गुड। कितना आंसर आया अभी? सर वही आया। T/6, ओके। तो देखो, क्वेश्चन पहले अच्छे से हम लोग इसको लेते हैं। टू पार्टिकल आर इन सेम इक्विलिब्रियम पोजीशन, एम्पलीट्यूड A, टाइम पीरियड T, both are equal. At time t is equals to 0, one particle is at a displacement plus a and other at minus a/2. मतलब क्लियरली यहाँ पर पिछले क्वेश्चन की तरह इसमें थोड़ा सा ऑप्शंस नहीं छोड़े इसने। ऑलरेडी ये हमारा प्लस a पर है और ये माइनस a/2 पर। ओके, एंड दे आर अप्रोचिंग टुवर्ड्स ईच अदर। ये इधर ही जाना पड़ेगा क्योंकि इसकी वेलोसिटी इधर तो जा नहीं सकता, ये रेस्ट में है, अभी इधर ही आएगा। ये अप्रोचिंग ईच अदर का मतलब ये सिनेरियो है। और किसी को भी 1 ले सकता हूँ, किसी को भी 2 ले सकता हूँ, और इन दोनों के कॉरेस्पॉन्डिंग इक्वेशंस बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल x1 a cos ओमेगा t हमने बताया था, ये सब चीजें अब ध्यान में होनी चाहिए। x2 अगेन ये माइनस a/2 पर है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है। अगर तुम इसमें निकालोगे तो ये हो जाएगा a sin ओमेगा t प्लस 2 पाई माइनस π/6, ये हमारा हो जाएगा 11 π/6। सॉरी, cos 60 डिग्री ना, π/3, सॉरी, 2 पाई माइनस π/3, तो ये हो जाएगा 5 π/3। ये मैं कैसे लिख रहा हूं, मैंने लिखना बताया है। यू कैन इजिली डू, यू कैन इजिली फाइंड। अब मीट करने का बात है तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था x1 इज इक्वल टू x2, बट इस बार देखो सॉल्व करना इतना आसान नहीं है। मैथ्स वाले बच्चे इसको थोड़ा बहुत कर भी सकते हैं क्योंकि वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। तो बच्चे इसको बहुत कंफर्टेबली तो नहीं सॉल्व, मैं ऐसा नहीं कर रहा कि होगा ही नहीं, होगा, बट इसको सॉल्व करना आसान नहीं है। और वही अगर मैं सर्कुलर मोशन का कॉल डाल दूं तो ये सबके लिए बहुत इजी हो जाएगा। 2 लाइन एक लाइन में बन जाएगा, कोई ज्यादा बात नहीं है। जिन लोगों को नहीं समझ में आ रहा है वो लोग ध्यान से इस कॉन्सेप्ट को समझ कीजिए, वीडियो बार करके प्ले करके देखिए। क्योंकि बोलूं, तुम जब तक उस तरीके से चीजों को ले ही नहीं रहे हो तो तुमको वो बात नहीं समझ में आएगी। पहले सर्कल बनाना है, उसके बाद डायमीटर्स बना लेने हैं। ऊपर नीचे के पॉइंट को मेन पोजीशन मार्क कर लेना है। ये निगेटिव एक्सट्रीम, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम। यहां तक का काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब पॉइंट्स कहां कहां होंगे, तो एक माइनस a/2 पर है और एक प्लस a पर है। प्लस a का मतलब तो यहीं पर है, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है। इसको मैंने 1 पार्टिकल असाइन कर दिया। दूसरा माइनस a/2 का यहां पर होगा। अब इसके कॉरेस्पॉन्डिंग 2 पॉइंट्स मिलेंगे, एक ऊपर और एक नीचे। अब मेरे को बताओ कि इस 2 पार्टिकल के लिए कौन सा पॉइंट लेना चाहिए, ऊपर वाला या नीचे वाला? Which point we should take, the above one or the below one? The above point. ये पॉइंट लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि बॉडी मीन पोजीशन की तरफ जा रहा है और हमने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही बॉडी को मूव करना हमेशा बताया है। अगर तुम ये ले लोगे तो ये निगेटिव एक्सट्रीम मतलब पीछे की तरफ जाता होता तब ये नीचे वाला पॉइंट होता, लेकिन ये आगे की तरफ जा रहा है इसलिए ये पॉइंट। तो ये पॉइंट ऐसे जा रहा है, ये पॉइंट ऐसे जा रहा है। अब दोनों के बीच का एंगल हमको अब क्या करना है, इन दोनों के बीच का एंगल क्या है। यहाँ से इसको ज्वाइन कर दो और यहाँ से ये ज्वाइन कर दो, ये एक तरीके से रॉड हो गए और इनके बीच का एंगल वी हैव टू फाइंड, ये बहुत जरूरी है।
ये एंगल टोटल कितना है, तो ये तो यहाँ से यहाँ π/2 है, बस ये एंगल। उसके लिए तुम बेटर होगा ये एंगल निकाल दो। ये a/2 है तो ये 60 डिग्री होना पड़ेगा। a cos 60 डिग्री 1/2 हो जाता है, तो ये हमारा 30 डिग्री, दैट मीन्स π/6, और ये हो जाएगा π/2। तो π/6 प्लस π/2, टोटल इनके बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट और एंगुलर सेपरेशन बेसिकली अगर कहा जाए तो वह है π/6 प्लस π/2। तो ये हो जाएगा 6 पाई प्लस 3 पाई, 4 π/6 2 π/3, 2 π/3 इसका एंगुलर सेपरेशन है। अब मीट करने की बात है, तो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, घूमते घूमते कहीं ना कहीं कभी ना कभी एक ऐसा सिनेरियो आएगा जब सिनेरियो कुछ ऐसा बनेगा, और इस समय दोनों सेम लाइन में होंगे, और ये एंगल अभी भी 2 π/3 है। यानी कि इंडिविजुअल अगर एंगल की बात की जाए तो ये π/3 और ऊपर वाला भी π/3 हो जाएगा, तब ये दोनों का प्रोजेक्शन मैच करेगा, मतलब मीटिंग होगी। यानी कि अगर ये एंगल π/3 है तो ये एंगल क्या ये π/6 हो जाएगा? π/3 और π/6 यही मिलके 90 डिग्री बना रहे हैं। तो ये पूरे सिनेरियो में हुआ क्या, 2 यहां से यहां गया और 1 यहां से यहां गया। अब किसी भी एक पार्टिकल का तुम चाहो तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट देख लो, 2 का देखना है 2 का देख लो, 1 का देखना है 1 का देख लो। 2 का π/6 तो π/3, इवन 1 का भी देखोगे तो ये π/3 साफ साफ दिख रहा है। तो हमको एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिख गया थीटा, that is the angular displacement of any one particle is π/3। तो टाइम कितना हो जाएगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय एंगुलर वेलोसिटी, so π/3 डिवाइड बाय 2π/t, पाई विल गेट कैंसिल और ये हो जाएगा t/6। तो ये डायग्राम का थिंकिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी बनाने के बाद कैलकुलेशन में कोई टाइम नहीं है, आराम से एक लाइन में आंसर आता है, एंड दैट इज द बेस्ट पार्ट अबाउट दिस कॉन्सेप्ट। और इसमें गलती का भी गुंजाइश बहुत कम रहता है। तुम इक्वेशन सॉल्व करोगे प्लस माइनस पाई, पाई प्लस पाई माइनस π/2 प्लस माइनस, ऐसे बहुत सारी चीजें आ जाएगी, वैल्यू गलत हो जाएगा। हाँ बोलो। तो इस तरीके से ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। जिन लोगों को बिल्कुल भी ये सर्कुलर मोशन वाला कॉन्सेप्ट नहीं समझ रहा, वो लोग इत्मीनान से पहले सुनना बहुत जरूरी है, बिना सुने तो पल्ले पढ़ने से रहिए, एंड टेक टाइम। मैं तीसरा क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, चौथा डिस्कस करूंगा, सुनते रहो, थोड़ा ना बहुत समझ में आने ही लगेगा। बाकी बच्चों के भी समझ में अभी तक कुछ ना कुछ आया ही है। हाँ बोलो कनक। सर आपने वो सर्कल में वो 1 और 2 π/3 वाला लिया था ना, आप एक बार फिर से बताएंगे क्या? दोनों को डायमेट्रिकली अपोजिट, मतलब दोनों को अपोजिट होना है सेम लाइन में, तभी तो मीटिंग होगी। उन दोनों का प्रोजेक्शन एक्स एक्सिस पर मैच करना चाहिए, तो दोनों एक्स एक्सिस से सेम ही एंगल बनाने चाहिए ना, और दोनों का कंबाइंड बीच में एंगल जो बन रहा है वो 2π/3 है, ये 2 है। तुम इसको थीटा न लिख के, अगर कंफ्यूजन हो रहा है अल्फा लिख दो, अल्फा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को अल्फा लिख दो। 2 और 1 के बीच का जो टोटल एंगल बन रहा था वो 2π/3 था, और ये दोनों मूव करना शुरू किए। तो मीट करने के लिए दोनों को सिमेट्रिकली आना पड़ेगा, और दोनों एक्स एक्सिस से सेम एंगल बनाएंगे। तो टोटल जब एंगल उनके बीच का 2π/3 है, तो इंडिविजुअली π/3 बनेगा ना एंगल। ठीक है सर। ट्राई दिस वन।
ये क्वेश्चन देखो, दैट इज अगेन अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। मुझको लग रहा है अभी सबसे ज्यादा प्रेशर मल्हारी झेल रहा है ना मल्हार? 11th भी झेल रहे हो और 12 भी। आकाश में 12 कब से टेंटेटिव स्टार्ट करने का बोले हैं? सर 20 to 25 मार्च के बीच में। अच्छा, तब तो अच्छा खासा टाइम है। हाँ, तुम लोग का सच में बहुत जल्दी शुरू कर दिए, ये टू मच जल्दी का है, मैंने बोला जाएगा। फरवरी अभी मिड नहीं हो रहा होगा, वाला चैप्टर खत्म तो नहीं कर दिया? हम बताओ। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्टार्ट कर दिया? नहीं, खत्म हुआ। इलेक्ट्रिक अरे यार, सही में तुम दोनों ही मार झेल रहे हो। आई रियली क्या बोले तुमको। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मतलब कितने क्लास हो गए यार? 10-12 क्लास, 15 क्लास हो गए क्या अभी तक? सर वो टॉपिक के लिए कि मतलब क्या? चैप्टर को नहीं इलेक्ट्रिक नहीं, पोटेंशियल के टॉपिक जैसे इलेक्ट्रोस्टैट्स मतलब क्लास 12 कब से कितने तारीख से शुरू हुआ है? 7 से। 7 से शुरू हुआ है बच्चे। 7 से आज 14, मतलब आज कितना तारीख? 17 तारीख है। बीच में 1-2 वीक ऑफ भी होगा सकता है। 10 दिन में मतलब 10 क्लास भी अगर मैं काउंट कर लूं पूरा 11, तब भी यार इलेक्ट्रिक स्टैटिक पोटेंशियल नहीं खत्म होता इतना जल्दी। मतलब ये एक तो जल्दी शुरू किया, बहुत फास्ट लेके जा रहे हैं। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मतलब गॉसेस लॉ वगैरह सब कुछ बता दिया, फ्लक्स किया। हाँ सर। ओके, देखो तुम लोग को जस्ट रेफरेंस लिए बता रहे हैं, इसमें कोई बात नहीं है। वैसे तुम लोग ऑलरेडी क्लास कर चुके हो, इतना सारा तुम लोग को आइडिया है। ये दिख रहा है तुमको? ये दिख रहा है? इसमें काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, लगभग 18 क्लासेस हुई हैं सिर्फ फर्स्ट चैप्टर पर। ये सब 1.5 घंटे की क्लासेस है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ये देख लो, इसमें तो काउंट करोगे तो 20 से भी ज्यादा हो जाएगा। लेकिन इसमें कैपेसिटर और कंडक्टर भी है। तो इतने मतलब इलेक्ट्रोस्टैट्स 3 महीना लगभग चलता है। इतनी क्लासेस होती हैं इसमें कि कहने का नहीं। और ये जिस तरीके से उड़ा रहे हैं, और वो भी सबसे बेहतर बैच के साथ ये ऐसा कर रहे हैं, मुझे नहीं समझ आ रहा है कि किस लॉजिक से ये काम कर। इतना भी क्या जल्दी है यार? मतलब क्यों खत्म करना इतना जल्दी सब कुछ? कहां से वो डेप्थ दे पाएंगे बताओ? तो 10 क्लास हुई तुम्हारी, 11 क्लास एक दिन में एक ही होती फिजिक्स क्लास। फिजिक्स की क्लास एक दिन में आप लोग की कितनी होती है? 2 या 1? पैरेलल ट्रैक भी होता है कि एक ही होता है? एक होता है। 1.5 घंटे होती होंगी। 1.5 घंटे के क्लास में 10 दिन 15 घंटे में तुमको इलेक्ट्रिक फील्ड देखो, तुमको सामने दिखा रहे, कोई झूठ बात तो है नहीं। मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, ये तुम लोग को ये जो ब्रज वाली बैच है उसको ये कराया गया था। सिर्फ पहले चैप्टर में ही 18 क्लासेस लगी हैं। और इसमें कोई भी डाउट सॉल्विंग वाला नहीं। डाउट सॉल्विंग के लिए अलग ही डाउट सॉल्विंग सेशन था, वो अलग ही है। वही बोल रहे हैं ना कि जितना टाइम यहाँ पर ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलता है हर चैप्टर पर,
ये कहीं भी कोई भी नहीं दे सकता, चाहे कोई भी इंस्टीट्यूट हो, कोई नहीं दे सकता। लेकिन ये बात सिर्फ और सिर्फ पढ़ने वाले बच्चों को समझ आती है, बाकी ये सब वो उनको इंटरटेनमेंट ज्यादा चाहिए होता है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, एनीवन गॉट दिस आंसर? हाँ चलिए श्रावणी बताइए क्या आंसर है आपका? सर π/3। मल्हार आपका? हाँ सर, π/3। ओके, आद्या? हाँ सर, π/3। गुड, सेम आंसर? आफिया? हाँ सर। ओके, श्रावणी आपका भी यही आंसर है? ओके, ये जितने बच्चों ने ये आंसर निकाला है, क्या बता सकते हैं कि कैसे निकाला? एनीवन, जितने बच्चों ने आंसर बताया है, अब मैं अभी आंसर पर कमेंट नहीं करूंगा, करेक्ट है रॉन्ग है, मेरे को लॉजिक चाहिए कैसे हम इस क्वेश्चन को करें। ओके, बहुत अच्छे, चलो आदे आप बताओ, मगर मैं आपसे भी आंसर लूंगा इसका। चलिए आदे आप बताइए कैसे सर किया हमने सर मैंने ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगाई थी। ओके, मतलब कौन 2a सर sin a + b - sin a - b + b, सॉरी, उसका। तो इससे हमको मैक्सिमम डिस्टेंस की बात कैसे समझ में आ रही है? अच्छा, साइन सर दोनों का मतलब इक्वेशन लिख दिया और सेपरेशन करके, और ऐसा हाँ दोनों के इक्वेशंस लिखे हो, लेकिन इक्वेशन तो इनिशियल कंडीशन ही नहीं है। तो सर अपनी उसको x2 - x1 से हम लोग इक्वेट कर देंगे ना। हाँ, तो इसको क्या लिखोगे पहले तो ये हमको पता चलना चाहिए ना। टू पॉइंटिंग SHM of amplitude this along the same line about same equilibrium, the maximum distance between them between the centimeter। तो हम कैसे x1 करेंगे जबकि हमको ये नहीं पता कि दोनों कहाँ पर हैं? कुछ भी लेते हैं तो उन दोनों उस पोजीशन पर ये दोनों कहाँ हैं ये कैसे पता ही नहीं चल रहा है। तो फिर फेज हाँ डिफरेंस सर, निकला कैसे? आपका इक्वेशंस कैसे निकले? सर मतलब x1 को मैंने a sin ω t लिखा और x2 को a sin ω t + phi लिखा। और क्यों लिख दिए ए? अच्छा ठीक है, ए साइन ओमेगा टी और ए a साइन sin ओमेगा ω t टी + phi। +5। ओके गुड, दिस इज अ गुड वे। उसके बाद इसको माइनस करके सर तो इनके और हाँ तो साइन सी माइनस डी और इसके साथ इक्वेट करके। ओके बढ़िया, हाँ वेरी सर, गुड। तो फिर 2a sin phi/2 = 20। तो उससे phi की वैल्यू निकल जाएगी 60 डिग्री, तो π/3। ओके, अब मल्हार आपका? उस 20 है और मैक्सिमम डिस्टेंस भी 20 है, तो आवाज मतलब कट अगर के आ रहा है देखेंगे आपका, तो उस एक्सक्यूज मी आपकी सर। आवाज कट रही है आज। हेलो सर। हाँ बोलो बोलो अब। सर उसका एम्पलीट्यूड 20 है और उसका मैक्सिमम डिस्टेंस भी 20 है, तो ये तभी होगा जब ओके, वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। इक्विलैटरल ट्रायंगल किस चीज के बीच? सर मतलब उसका जो प्रोजेक्शन है वो एक्स एक्सिस पे आएगा ना, तो मतलब सर्कल के अपर पार्ट पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाएंगे जो 20 सेंटीमीटर की होंगी, और फिर उसके बाद ओके, वो एंड पॉइंट्स को जोड़ देंगे, तो वो इक्विलैटरल ट्रायंगल बनेगा। और हर एक पार्टिकल मतलब मीन पोजीशन से 10 सेंटीमीटर पे, तो उसके दोनों के फेस को सबट्रैक्ट कर देना, फिर मतलब एक 2π - π/3 होगा और एक 2π + π/3 होगा। ओके, ओके, चलो ठीक है, कुछ हद तक आपका भी लॉजिक मैं लूंगा। देखो, ये जो मैथमेटिकली अध्ययन किया है, अगेन दिस इज गुड, नो डाउट अबाउट इट। लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज तुम लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, जो मैक्सिमम सेपरेशन की बात कर रहा है, मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू इज, एक बात याद रखना कि फॉर मैक्सिमम सेपरेशन
ये हर जगह वर्क करेगा, ये सिर्फ यहाँ की बात नहीं हो रही। सेपरेशन v रिलेटिव मस्ट बी 0, और ये मैंने वेक्टर v रिलेटिव बोला है, स्पीड रिलेटिव v रिलेटिव, यानी कि v a माइनस v, अगर दो पार्टिकल की बात करें तो दोनों की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इसको दूसरे तरीके से बोला जाए, दे मस्ट हैव सेम वेलोसिटी। They must have same velocity. अब दोनों की वेलोसिटी सेम कैसे हो सकती है? अगर हम x वाला फॉर्मूला वेलोसिटी का थोड़ा सा ध्यान में रखें, ये माइनस ए है और ये प्लस है, तो एक तो ये हो सकता है कि दोनों की वेलोसिटी सेम है तो दोनों के पोजीशन, लेकिन उस समय 70 सेंटीमीटर ना होकर 0 हो जाएगा। तो दोनों की वेलोसिटी को सेम होने का तरीका सिर्फ यही है कि हमारा जो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन, स्पीड का जो एक्सप्रेशन है, ओमेगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों सेम होना चाहिए, तभी दोनों की स्पीड सेम होगी, और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करने चाहिए, तभी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी। इसका मतलब अगर इस पूरे बात को हम जस्टिफाई करें तो दोनों को मीन पोजीशन से इक्वल डिस्टेंस पर ही होना पड़ेगा। यानी 20 सेंटीमीटर का अगर सेपरेशन है तो इसको भी 10 सेंटीमीटर पर होना पड़ेगा और 10 सेंटीमीटर पर होना पड़ेगा, और ये दोनों को एक ही डायरेक्शन में मूव करना पड़ेगा, चाहे तो इधर या फिर चाहे तो इधर, दोनों केस हमारे चलेंगे, ऊपर वाला केस हो या नीचे वाला केस हो, बट पोजीशन कुछ ऐसा ही होगा, मैक्सिमम सेपरेशन। तभी ये मैक्सिमम सेपरेशन की बात हो रही है। तो किसी भी इंस्टेंट पर जब मैक्सिमम सेपरेशन पर है तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा है। अब हमारे पास दोनों पार्टिकल के पोजीशन एक तरीके से आ गए, और ये किसी भी इंस्टेंट का अगर डायग्राम है तो t0 यही ले लेते हैं। अब यहीं पर दोनों के इक्वेशंस लिख सकते हैं और इनके बीच में फेज डिफरेंस निकाल सकते हैं। अगर हमको इसको इक्वेशन से भी नहीं सॉल्व करना, फेज ही निकालना है, सर्कल से ही कर लेते हैं। ये सर्कल है, ये हमारा मीन पोजीशन, ये हमारा मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, a/2 पर एक पार्टिकल है, ये -a/2 पर एक पार्टिकल है, और दोनों एक एक्सट्रीम पर जा रहा है, एक मीन पर जा रहा है। यानी ऑब्वियस सी बात है कि हमको ये वाला पॉइंट सेकंड के लिए लेना होगा और ये वाला पॉइंट फर्स्ट के लिए लेना होगा, और इनके बीच का ये जो एंगल है यही फेज डिफरेंस है, यही तो फेज डिफरेंस है। a/2 मतलब ये एंगल 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री, तो जब ये दोनों 60 डिग्री हो गए और ये टोटल 180 डिग्री है, तो ये बीच वाला एंगल तो डेफिनेटली 60 डिग्री ही होगा ना, π/3 ही होगा। देख रहे हो कितनी आसानी से क्वेश्चन बन रहा है अगर हम सर्कल से रिलेट करने के तरीके को सीख जाए। इसमें दो कॉन्सेप्ट्स हैं, एक तो पहला कि मैक्सिमम पर दोनों की रिलेटिव वेलोसिटी सेम होगी या दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, रिलेटिव वेलोसिटी 0 होगी, सॉरी, at maximum separation v relative must be equals to 0 or velocity of individual particles must be same। और वेलोसिटी में अगर मैं सिर्फ स्पीड की बात करूं तो x पर डिपेंडेंसी आती है, इसका मतलब दोनों का x सेम होना चाहिए। अब दोनों को एक साइड रख दोगे तो सेपरेशन तो 0 ही रह जाएगा, दोनों को अपोजिट साइड ही रखना पड़ेगा, बराबर x पर रखना पड़ेगा, इसलिए हमने 20 का आधा आधा डिवाइड कर दिया, ये a/2 हो गया। ये 20 का इस 20 से कोई खास लेना देना नहीं है। बहुत बार बच्चे को इस 20 और इस 20 में लगता है कि सर ये एम्पलीट्यूड है और ये भी उसके बराबर है। अगर ये 10 सेंटीमीटर होता, लेट्स अज्यूम दिस, तब भी हमारा क्वेश्चन वही होता, फिर हम 5-5 सेंटीमीटर दोनों को, मीन पोजीशन के 5 सेंटीमीटर इधर, मीन पोजीशन के 5 सेंटीमीटर उधर, ऐसा करके और तब ये क्वेश्चन करते हैं। हाँ, तो आंसर अलग आता है, जो भी अलग बात है, लेकिन ये 20 और ये 20 को हमको कोई ज्यादा इसमें ताल्लुकात नहीं है। क्या ये बात समझ आ रही है? और ये इक्वेशंस लिख के अगर सॉल्व करोगे ना तो इसमें स्टेप्स पहले तो ये लिखना पड़ेगा, और बिना लिखे ये होगा नहीं।
ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस हैं इनको बिना लिखे सॉल्व नहीं कर सकते। तो जितना लिखोगे टाइम उतना जाएगा। और जब हमारे पास एक ऐसा तरीका है जिसमें एक सर्कल बनाने का ही बात है, उस सर्कल बनाने में वो तो हम थोड़ा सा संभल के बना रहे हैं क्योंकि हमको अभी कॉन्सेप्ट तुम लोग को कन्वे करना है। क्योंकि अगर हम डायरेक्टली सॉल्व करने के हिसाब से सर्कल बनाएंगे तब तो हो सकता है कि क्या हमको सर्कल भी क्या पता नहीं बनाना पड़े, हमको डायरेक्टली दिमाग में ही सर्कल बन जाए और दिमाग में ही हम इमेजिन कर लेके अच्छा यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, तो ये एंगल होना चाहिए, सीधे कैलकुलेट करके आंसर। इसलिए मैंने पिछले दिन भी कहा था कि ये कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज टोटल 3 क्वेश्चन इस बार हुए, चौथा क्वेश्चन भी देखो, ट्राई करते हैं। ट्राई करो इसको। Okay. Anyone got the answer? किया जाए। थोड़ा सा और सोचो, ऐसा नहीं है, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टाइम लगाओ, करो इस क्वेश्चन को। नहीं हो रहा?
डायरेक्ट इसको हम इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन चूंकि मैं चाहता हूं कि तुम लोग सर्कुलर वाले कॉन्सेप्ट को हर क्वेश्चन में ही इम्प्लीमेंट करने का कोशिश करो, तब जाके ही वो अच्छे से तुम्हारे जेहन में बैठेगा। तो इसलिए इसी अप्रोच को एक बार फिर से देखते हैं। ये सिनेरियो है हमारा, दिस इज मीन पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम, फाइन। टू पार्टिकल्स P and Q describe simple harmonic motion, ये सारी बातें। when P and Q are on opposite side of O at same distance from O, they have same speed of 1.2 meter per second in same direction। यानी कि कोई भी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस हम लोग यहाँ पर ले सकते हैं और दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो सेम डायरेक्शन में मूव करने का मतलब है कि ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, यानी कि हमको इसका पॉइंट ये लेना पड़ेगा ऐसा, और इसका भी ऊपर वाला पॉइंट ये लेना पड़ेगा, कि दोनों तभी सेम डायरेक्शन में जाएंगे। ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। ये डिस्टेंस हम लोग को नहीं पता, ये डिस्टेंस कुछ हो सकता है, लेट्स से दैट इज x, और एक इक्वेशन अगर तुम चाहो तो बना सकते हो, दैट इज 1.2 इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। When their displacements are the same, they have the same speed of 1.6 meter per second in opposite direction। अब देखो, अब यहां से ये दोनों को हम फिक्स कर लेते हैं, और ये एंगल को मैं मान लेता हूं अल्फा, तो ये एंगल भी हो जाएगा अल्फा क्योंकि सिमेट्री है। अब ये घूमते 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 कोई एक ऐसा सिनेरियो आएगा जहां पर कुछ ऐसा केस बनेगा, ये एंगल अल्फा हो जाएगा और ये एंगल अल्फा हो जाएगा, और उस समय दोनों एक ही लाइन में होंगे, तभी ये क्रॉसिंग की बात आ रही है। और इस समय उनकी वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में होगी ही। ये हमारा इधर जा रहा है, ये हमारा इधर जा रहा है, तो ये एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा है, मीन पोजीशन की जा रहा है, तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में। और उस समय उसकी वेलोसिटी है 1.6 ओमेगा अंडर रूट ओवर a स्क्वायर माइनस, नाउ यू सी यहां पर x जो है, अगर इस एंगल को मैं अल्फा लेता हूं तो ये एंगल हमारा 90 माइनस अल्फा हो जाता है, या फिर सीधे सीधे हम इन टर्म्स ऑफ a ये डिस्टेंस x को इन टर्म्स ऑफ अल्फा निकाल सकते हैं। उसी तरह से ये डिस्टेंस अगर मैं x2 मान लूं, x2, तो x2 भी निकाला जा सकता है। ये पहले वाला x1 मान लेते हैं, ये x2 मान लेते हैं। तुम साफ साफ कह सकते हो कि x1 जो था हमारा, वो है हमारा a साइन अल्फा, और x2 जो है वो हमारा है a कॉस अल्फा। अब यहां पर x की जगह x1 डाल दो, ये x की जगह x2 डाल दो और उसे पुट कर दो, और हमको निकालना क्या है फाइनली? हमको निकालना है मैक्सिमम वेलोसिटी। मैक्सिमम वेलोसिटी मतलब ए ओमेगा का वैल्यू निकालना है, जो बहुत आसानी से मिल जाएगा। कैसे देखो, तो बेसिकली 1.2 कलर चेंज करके मैं अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं। 1.2 इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए, और ए स्क्वायर माइनस x1 को ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर अल्फा अगर करेंगे तो ए बाहर निकल जाएगा और ये अंदर में हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, इज कॉस स्क्वायर अल्फा कॉस अल्फा, और वही 1.6 इज इक्वल टू ओमेगा ए 1 माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा
दैट इज साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम लोग ओमेगा ए कॉस अल्फा भी लिख सकते हैं और इसको ओमेगा ए साइन अल्फा भी लिख सकते हैं। चाहे तो हम डिवाइड भी कर देंगे, लेकिन उसको उसमें वो अल्फा सॉल्व होगा, हमको अल्फा नहीं चाहिए, तो स्क्वायर करके ऐड कर दो, 1 और 2 इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दो। ओमेगा ए का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का सम 1 हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 1/2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, और ये रूट हटाएंगे, ओमेगा ए का जो वैल्यू होगा वो अंडर रूट ओवर दिस होल थिंग 1.2 का स्क्वायर प्लस 1.6 का स्क्वायर, एंड दैट विल गिव यू द आंसर 144 256। तो ये कितना हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। देख रहे हो क्वेश्चंस कितनी आसानी से बन रहे हैं अगर तुमने चीजों को रियलाइज करना शुरू किया तो। Am I clear to everyone? जितने भी बच्चे हैं क्लास के बाद वापस से ये सारे क्वेश्चन लेंगे और फिर से इसको सॉल्व करेंगे, और तुमको यकीन में मैं बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन आज कर लोगे, मैं भी 10 दिन के बाद अगर फिर से करने बैठोगे और अगर तुमने बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट आज क्लियर नहीं किया, ये फिर से तकलीफ देगा। इस तरह के क्वेश्चन ट्रिकी माने जाते हैं और ये मेंस में भी पूछे जाते हैं बहुत बार। तो इसको अगर तुम लोग को अच्छे से कंप्लीट करना है तो आजकल लगाओ पूरा अपना टाइम और इसको पूरा अच्छे से समझो। लास्ट क्वेश्चन, इसके बाद हम लोग स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम पर जाएंगे। ये देखो, ट्राई करो इसको। हमने परसों वाली क्लास, परसों शाम वाली क्लास कल ही मॉर्निंग में शेड्यूल कर दी है। तुम लोग का संडे हम सोचे खराब हो जाएगा, एक दो बच्चे का कंसर्न भी था, तो कल मॉर्निंग में आपकी क्लास रहेगी 6 to 7:30, और इसीलिए हमने आज स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम नहीं पढ़ाया और थोड़ा ही पढ़ाया, क्योंकि कल हम लोग को मॉर्निंग में ही क्लास है, एकदम से बहुत ज्यादा कंटेंट हो जाता अगर आज भी हम थोड़ा पढ़ा ही देते, तो इसलिए हमने क्वेश्चंस ज्यादा ले लिए। हाँ बोलो, हो गया सॉल्व? सर थर्ड ऑप्शन। ओके, बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए। आफिया बताएं। सर सेम। रावनी आपका? सर थर्ड। वेरी गुड, तो होपफुली थर्ड ही आंसर होगा। मैं 1-2 मिनट और वेट करता हूँ। ये एक मैथमेटिकल क्वेश्चन है, इसमें बहुत ज्यादा हमको सर्कल और के साथ रिलेट करने का कोई बात नहीं है, सिर्फ हमको फॉर्मूले याद हैं तो हम कर सकते हैं। कल ही सारे फॉर्मूले डिस्कस हुए हैं, जितने भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अच्छा, तुम लोग YouTube ब्राउज कर रहे हो, हमने ग्रेविटेशन भी डाल दिया,
रोटेशन अभी शायद नहीं ढला है या रोटेशन बाकी है। उसके अलावा न्यूटन्स लॉस ढल गए, मोशन इन 1D ढल गया, मोशन इन 2D ढल गया। तो ये सारे चैप्टर्स जो है वो यूट्यूब पर हमने जो भी रिकॉर्डिंग थी वो डाल दिए। कमलार बताइए। हाँ सर, थर्ड है। थर्ड है, चलिए बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन में हमको बहुत ज्यादा सर्कल वगैरह पोजीशन वगैरह फेस की जरूरत नहीं। कर रहा है एम्पलीट्यूड है 2 सेंटीमीटर, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन इज 1, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है। क्या क्या दिया हुआ है? ये हमारा दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर, x का वैल्यू दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर। कर है न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, अगर डायरेक्शन के साथ काउंट करें तो। अगर मॉड सिर्फ वैल्यू की बात करें ये हो जाएगा कुछ ऐसा। और वेलोसिटी ये हमारा होता है ओमेगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अगर दोनों मैग्नीट्यूड वाइज बराबर है, बस इसको इक्वेट कर दो। ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक ओमेगा तो कैंसिल आउट ही हो जाएगा। अब ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ए दिया हुआ है, एक्स दिया हुआ है, तो ओमेगा हमको फ्रीक्वेंसी निकालना है। ओमेगा आ गया तो उसको 2πf से इक्वेट कर देंगे। सिंपली पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट। थोड़ा और चाहो तो सिंपलीफाई कर सकते हो, इट्स नॉट अ बिग डील। ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर। यहाँ से एक्स स्क्वायर को कॉमन कर लीजिए, या फिर एक्स तो हमको गिवन ही है, कुछ करने का जरूरत नहीं है, सीधे पुट करके वैल्यू निकाल लो। ऐसे कर ले, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। हाँ ये किया जा सकता है। ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट ओवर ए बाई एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब ये करने से क्या होगा कि हमको यूनिट्स चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 2/1 ये हो जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 1, तो ये हो जाएगा √3। तो इसको हम 2πf से इक्वेट कर देंगे और f हमारा हो जाएगा √3/2। ये हमारा फ्रीक्वेंसी है। तो ये सब इक्वेशन रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है। तुम किसी से भी अगर बात करते हो, कोई अच्छा पढ़ने वाला बच्चा है, अगर तुम एक बार में अगर ये क्वेश्चंस उनको दिखाओगे और दोगे तो बहुत कंफर्टेबली वो सॉल्व नहीं करेगा, टाइम मिलेगा और हो सकता है ना भी बने। तो इसकी प्रैक्टिस कर लेना। अब हम लोग बात करते हैं स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, या फिर जो अदर टाइप ऑफ क्वेश्चंस एसएचएम में बनते हैं, क्योंकि एसएचएम में क्वेश्चन की भरमार है। अभी तक हमने पढ़ा है कि कोई भी बॉडी एसएचएम कर रहा है तो उसका इक्वेशन क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या है, इक्वेशन क्या है, उसका टोटल एनर्जी का इक्वेशन क्या है, कैसे डिपेंडेंसी है एक दूसरे के ऊपर, बला बला। लेकिन अब हम एसएचएम के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम अलग अलग सिस्टम्स को रियलाइज करेंगे, देखेंगे क्या ये एसएचएम कर रहा है, और अगर ये एसएचएम कर रहा है तो इसका टाइम पीरियड क्या है। और इसमें सबसे फेवरेट जो सिस्टम हम लोग डील करते हैं और वो है स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम तो हम लोग क्या कर सकते हैं, स्प्रिंग क्या है ये बताने की जरूरत नहीं है। ये न्यूटन्स लॉज में हमने काफी सारी बातें इसके बारे में करी है, वर्क एनर्जी पावर में भी इसको हमने किया है। यहाँ पर एक स्प्रिंग और उसके साथ एक ब्लॉक और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस, स्प्रिंग कांस्टेंट के, मास m। बहुत आसानी से इस बात को देखा जा सकता है कि अगर इस ब्लॉक को हम स्लाइटली डिस्प्लेस करें, x से, स्लाइटली नहीं कितना भी डिस्प्लेस करें x से, तो जब हम इधर डिस्प्लेस करेंगे
और छोड़ेंगे तो स्प्रिंग इसको इधर खींचेगा, और जब इधर ये अपने नेचुरल लेंथ पर है तो जब इधर डिस्प्लेस करेंगे तो ये वापस इधर आएगा। कहीं ना कहीं रीस्टोरिंग नेचर हमको दिख रहा है। और जब हम एक्सेस को डिस्प्लेस कर रहे हैं तो इसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लग रहा है जो कि kx के बराबर होता है। अब फोर्स प्रोपोर्शनल टू x या फिर एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू x, ये बात काफी है एसएचएम प्रूफ करने के लिए। माइनस का कोई जरूरत नहीं है क्योंकि हमने ऑलरेडी रीस्टोरिंग नेचर चेक कर लिया है। लेकिन अगर कोई बच्चा चाहता ही है कि नहीं सर माइनस आए ये कैसे हो, तो तुम ये देख सकते हो कि जो डिस्प्लेसमेंट जिस डायरेक्शन में हो रहा है फोर्स उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है। अगर डिस्प्लेसमेंट लेफ्ट है तो फोर्स राइट है, अगर डिस्प्लेसमेंट राइट है तो फोर्स लेफ्ट है। तो एफ और एक्स ये दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे तो माइनस साइन लगाना पड़ेगा। लेकिन ये बात हर बार समझ में आएगी और इतना आसानी से समझ में आएगी ये कोई जरूरी नहीं। इसलिए जो भी क्वेश्चन हम करने वाले हैं उसमें माइनस को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं करना है। फोर्स प्रोपोर्शनल टू एक्स आ गया, डिस्प्लेसमेंट के प्रोपोर्शनल आ गया, दैट इज एनफ। रीस्टोरिंग नेचर आप समझ पा रहे हो, दैट इज एनफ। अब जैसे ही एक्सेलरेशन आया, पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि प्रूफ कीजिए कि एसएचएम है, जो यहां से प्रूफ हो गया। इस F is equals to kx itself going to say that this body perform SHM। अब एक बार SHM हो गया तो हमको टाइम पीरियड निकालना है। तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे? हमको जब फोर्स मिल गया दैट इज सम कांस्टेंट, ये कांस्टेंट इतना छोटा अभी दिख रहा है कि ये बड़े बड़े आते हैं, बहुत बड़े बड़े, बस ये पॉजिटिव होना चाहिए, याद रखना इस बात को। उसके बाद एक्सेलरेशन भी ये बहुत बड़ा टर्म आने वाला है और ये भी पॉजिटिव ही आएगा। जैसे ही हमने ये प्रूफ कर दिया तो उसके बाद हम लोग ये लिख देंगे। और अब फोर्स और एक्सेलरेशन ये कैसे आता है? मास से डिवाइड करके। यहां पर अगर कोई बड़ा सा टर्म है तो बाई m कर देंगे तो ये एक्सेलरेशन हो जाएगा। अब इस टर्म को ऑल वी हैव टू डू इज टू इक्वेट विथ ओमेगा स्क्वायर। ये जो बड़ा सा टर्म हमने पॉजिटिव बाई m लिखा है इसको ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करके तुरंत ओमेगा निकाल देंगे। और हमारा टाइम पीरियड जो होगा वो जस्ट 2 पाई बाई ओमेगा यही होता है, और यहां से ये 2 पाई m बाई वॉट एवर दिस पॉजिटिव टर्म। अब कहोगे सर ये तो इस बार सिर्फ k दिख रहा है, तो ठीक है, इस बार k दिख रहा है तो हर जगह k डाल दो। लेकिन हर बार ये इतना सिंपल नहीं दिखेगा, ये बहुत बड़े बड़े टर्म्स हो सकते हैं। डिपेंड करता है सिस्टम पर कि हमारा वो टर्म कैसा होगा। हम लोग देखने वाले हैं अभी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिसमें ये टर्म एक सिंगल टर्म नहीं होगा, बड़ा बड़ा टर्म होगा। कोई भी हो, कुछ भी हो, हमको इस पूरे टर्म को ओमेगा स्क्वायर से इक्वेट करना है। तो रूट लगा देंगे तो ओमेगा का वैल्यू आ जाएगा, 2 पाई बाई ओमेगा कर देंगे तो टाइम पीरियड आ जाएगा। तो ये जो पार्ट है ये हर बार सेम रहने वाला है। तकलीफ यही आएगी, लेकिन स्प्रिंग ब्लॉक में कोई तकलीफ नहीं है। तुम्हारा जो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम है वो एसएचएम करता है। और सिर्फ ऐसा ही नहीं, अगर इसको वर्टिकली भी लटका दें तब भी एसएचएम करता है। कैसे भी हम स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम को रखें, याद रखना इस बात को। वैसे तो इस पर बहुत सारी बातें करनी है। अगर एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ऐसे लटकाया हुआ है, एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम इस तरह से रखा हुआ है, सब में स्प्रिंग कांस्टेंट के और मास m है, याद रखो। एक स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम एक इंक्लाइंड प्लेन पर कुछ इस तरह से रखा हुआ है, या फिर इट डजंट मैटर एक्चुअली, तुमको जैसे मर्जी वैसे लगा दो। एक स्प्रिंग एक ब्लॉक, याद रखना कि टाइम पीरियड 2 पाई अंडर रूट ओवर m बाई k सबके लिए। एक और इंटरेस्टिंग बात, ग्रेविटी प्ले नो रोल।
टाइम पीरियड निकालने में ग्रेविटी का कोई रोल नहीं होता है, इसलिए कभी कभी जरूरत पड़े तो तुम ग्रेविटी इग्नोर भी कर सकते हो। कैसे भी बना दो, एक स्प्रिंग और एक ब्लॉक पुल्ली मत लगाना, पुल्ली लगाओगे तो फिर बहुत सारी बातें और ऐड हो जाएंगी, हम लोग उस पर भी आएंगे। लेकिन अगर एक स्प्रिंग है और एक ब्लॉक है तो हमारा टाइम पीरियड हर बार 2π√m/k होगा, और इसमें कहीं कोई ग्रेविटी का रोल नहीं है। स्पेस में भी जाएंगे तो ये होने वाला है। अब मैं जल्दी से पहले कॉम्बिनेशन और कटिंग दोबारा बताने वाला हूं, क्योंकि ये बातें तो ऑलरेडी हमने न्यूटन्स लॉ से बताई ही थी। तो जल्दी जल्दी कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग, दो तरह के कॉम्बिनेशन की बात होती है। एक होता है सीरीज और एक होता है पैरेलल। लेकिन कभी कभी बच्चे सीरीज और पैरेलल में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे मैं एक डायग्राम बनाता हूं तो मेरे को देख के बताओ कि सीरीज कौन है और पैरेलल कौन है, या दोनों सीरीज है या दोनों पैरेलल है। जैसे एक स्प्रिंग और ये एक स्प्रिंग और ये हमारा ब्लॉक है। और दूसरा डायग्राम ये स्प्रिंग और ये ब्लॉक है। लेट्स से दिस इज K1 एंड दिस इज K2 और ये मास m है। अब इन दोनों में कौन सीरीज है कौन पैरेलल है, या दोनों सीरीज हैं दोनों पैरेलल है, क्या है ये आपको बताना है। हाँ आप ये बताएं। सर पहला सीरीज है और दूसरा पैरेलल। कैसे डिसाइड किया बच्चे आपने? सर अगर हम इसको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले क्वेश्चन जैसे देखें तो पहले सीरीज में मतलब करंट सेम ही होगा और दूसरे में अलग होगा, इसलिए। दूसरे में करंट अलग कैसे हो रहा है? K1 से जो करंट जाएगा वो K2 से पास नहीं करेगा। ओके, एनीवन एल्स? अध्ययन मल्हार, मैं आपसे भी आंसर लूंगा, डोंट वरी। कैसे हम बता सर रहे हैं? मैंने हाँ बोलो। हाँ सर, तो जैसे जो पहला केस है उसमें स्प्रिंग का एक एंड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड है और दूसरा एंड दूसरे स्प्रिंग से कनेक्टेड है। ओके और जो सेकेंड वाला केस है उसमें जो K1 स्प्रिंग है उसका एक साइड रिजिड सपोर्ट से कनेक्टेड और एक साइड मास M से कनेक्टेड है। वैसे ही दूसरे स्प्रिंग का भी एक साइड रिजिड से कनेक्टेड है और दूसरा मास M से कनेक्टेड है, तो इसलिए वो ओके पैरेलल हो जाएगा। ओके, बहुत गलत आंसर नहीं है, बहुत रॉन्ग आंसर नहीं है, लेकिन बहुत इसको बढ़िया भी आंसर नहीं बोलेंगे, इसमें और बातें बोलने का बात है। चलो मल्हार आप कुछ तो बोलो, इनपुट दो। सर वो नीचे वाले को अगर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया था जो उसका फॉर्मूला आया था वो पैरेलल जैसा ही आता है, इसलिए उसे पैरेलल माना है ऐसा। एक्चुअली जितने भी बच्चों ने अभी तक आंसर किया है उनको यही नहीं पता कि सीरीज डिसाइड कैसे करते हैं और पैरेलल डिसाइड कैसे करते हैं, और इसी वजह से सब बच्चा अपने अपने मन से कोई ना कोई एक लॉजिक बनाया है और उसी को इम्प्लीमेंट किए जा रहा है। When two springs are said to be in series and when two springs are said to be in parallel, ये बात अगर मैं डायरेक्टली पूछूं तो किसी को नहीं पता, क्योंकि अभी तक 3 आंसर हमने अलग अलग बच्चों से लिए। गलत आंसर किसी का नहीं है, लेकिन टू द पॉइंट किसी का भी नहीं है। सबने अपने मन में कुछ ना कुछ एक लॉजिक बनाया है। लॉजिक इज नॉट टोटली रॉन्ग, बट अच्छे अच्छे क्वेश्चन जब आएंगे तो वो तुमको इजिली इसमें घुमा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमको समझ आना चाहिए कि हम बोलेंगे कैसे, स्प्रिंग को सीरीज और पैरेलल कैसे डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पैरेलल की बात करूं तो इसमें जो भी कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन है
of all springs must be same. अगर हमारे पास दो हैं, दो से ज्यादा हैं और हम दो सबको सीरीज या पैरेलल में कमेंट करने की बात कर रहे हैं, तो अगर जिन स्प्रिंग्स के एक्सपेंशन और कंप्रेशन सेम हो रहे हैं उनको हम पैरेलल में बोलेंगे। अब जैसे आंसर सबका सही था कि नीचे वाला पैरेलल है और इसीलिए हमने इसके पैरेलल के सामने लिखा हुआ है इसको, और ये वाला सीरीज है, ये बिल्कुल सही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको एक डिस्प्लेस करता हूं x से, तो जितना ये K2 कॉम्प्रेस होगा उतना ही K1 एक्सपैंड होगा। तो कॉम्प्रेशन और एक्सपेंशन दोनों सेम ही हो रहे हैं इसमें, लेकिन यहां पर अगर इसको हम एक्सपैंड करें फॉर एग्जांपल x से, हम ये नहीं बोल सकते कि K1 भी x एक्सपैंड होगा और K2 भी x एक्सपैंड होगा। ये दोनों में एक्सपेंशन सेम नहीं हो सकता। K1 का एक्सपेंशन कुछ x1 होगा और K2 का एक्सपेंशन कुछ x2 होगा, और ये दोनों मिलके x के बराबर होंगे, क्योंकि दोनों इंडिविजुअली x के बराबर हो गए तब तो ये 2x से दूर चला जाएगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का बेसिक फंडा क्या है? फोर्स ड्यू टू इंडिविजुअल स्प्रिंग must be same. इंडिविजुअल स्प्रिंग जो फोर्स लगाते हैं वो सेम लगाते हैं। क्या मतलब है इसका? डायग्राम को थोड़ा सा मैं नीचे लेता हूं। स्प्रिंग जनरली हम लोग मासलेस लेते हैं, ठीक है ना, और मासलेस पॉइंट पर कभी भी नेट फोर्स नहीं लगता। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट है, ये हमेशा के लिए याद रखना, कोई भी मासलेस ऑब्जेक्ट अगर तुमको दे दिया गया तो इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा, होना ही पड़ेगा, अदरवाइज एक्सेलरेशन इन्फिनिटी हो जाएगा, जो कि इम्पॉसिबल बात है। जब मैं इस ब्लॉक को x से डिस्प्लेस कर रहा हूं तो मैं कह रहा हूं कि इसमें x1 का एक्सपेंशन हुआ और इसमें x2 का एक्सपेंशन हुआ, तो ये जो स्प्रिंग है पहला वाला वो फोर्स लगाएगा K1 x1 और ये जो फोर्स लगाएगा वो K2 x2। ये जो जंक्शन पर का पॉइंट है, कोई भी पॉइंट ले लो जंक्शन पर, इस पॉइंट पर पहला वाला स्प्रिंग K1 x1 लगा रहा है और दूसरा वाला स्प्रिंग K2 x2 लगा रहा है, और ये दोनों बराबर ही होंगे, अदरवाइज नेट फोर्स 0 कैसे होगा। दूसरी बात, ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है वो K1 के कारण नहीं लग रहा है, सिर्फ K2 के कारण लग रहा है। यानी कि ब्लॉक के ऊपर जो फोर्स लग रहा है दैट इज K2 x2, एंड यहां पर जो फोर्स लग रहा है वो K1 x1 और K2 x2 दोनों एक दूसरे को बैलेंस करेंगे। तो ये कंडीशन इंडिविजुअली जो स्प्रिंग फोर्स लगाएंगे वही फोर्स उस ब्लॉक पर भी लगेगा। तो K2 x2 is equals to K1 x1 and that is the net force acting on this block. तो इसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में इंडिविजुअल सेम नहीं होता, इंडिविजुअल फोर्सेस सेम होते हैं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक्सपेंशन या कंप्रेशन सेम होता है, फोर्सेस सेम नहीं होते। मतलब इंडिविजुअल स्प्रिंग जो फोर्स एक्सर्ट करेगा वो सेम नहीं होगा। जैसे इस ब्लॉक को अगर हमने यहां डिस्प्लेस कर दिया, K1 वाला स्प्रिंग इसके ऊपर K1 x फोर्स लगाएगा और K2 वाला इसके ऊपर K2 x फोर्स लगाएगा, तो ये दोनों फोर्स सेम नहीं हुए, लेकिन दोनों में एक्सपेंशन या कंप्रेशन जो भी बोलो वो सेम। तो सीरीज और पैरेलल इस तरीके से डिसाइड होता है। अगर फोर्स सेम है तो सीरीज, अगर एक्सपेंशन कंप्रेशन सेम है तो पैरेलल। और जब भी हमारे दो स्प्रिंग सीरीज और पैरेलल में हो तो उसका इक्विवेलेंट हम बना सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे अगर इन दोनों के बदले एक सिंगल स्प्रिंग हमको लगाना हो फॉर सीरीज कॉम्बिनेशन, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट, इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट का मतलब क्या होता है कि अगर इन दोनों के बदले एक सिंगल स्प्रिंग लगा दे, ठीक है, लगा दो, देन अगर इस ब्लॉक को उसी
वैल्यू से डिस्प्लेस करे, ठीक है कर दो। तो इस ब्लॉक के ऊपर भी वही फोर्स लगना चाहिए जो पहले लग रहा था दो स्प्रिंग के केस में, या जो भी नेटवर्क बोलो उस केस में जो फोर्स ब्लॉक के ऊपर लग रहा था अभी भी उतना ही फोर्स लगना चाहिए, ये कंडीशन है। तभी हम इसको उस पूरे सिस्टम का इक्विवेलेंट बोलेंगे। बहुत सारे बच्चों को तो इक्विवेलेंट का मतलब तक नहीं समझ में आता, मैं सही बता रहा हूँ, टीचर ही नहीं बताता तो बच्चे कैसे समझेंगे। उनको सिर्फ के इक्विवेलेंट का मतलब 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 पता होता है, और नहीं तो k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 प्लस k2 पता होता है। अगर मैं अच्छे बच्चे से पूछ दूं कि अच्छा बताओ कि k इक्विवेलेंट का मतलब होता क्या है, हाउ एक्चुअली वी डिफाइन k इक्विवेलेंट, तो इसके आगे वो बोल ही नहीं पाएगा। वो बोले सर k इक्विवेलेंट तो बस k1 प्लस k2, या 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस k2। तो ये बात यहां तक आई कैसे, हाउ वी आर गोइंग टू डेराइव 1/k इक्विवेलेंट। और अगर हमको कोई ऐसा नया सिचुएशन दे दे तो हम उस पर कैसे सोचेंगे, सीरीज पैरेलल जहां काम नहीं करे तो k इक्विवेलेंट का मतलब ये होता है कि उस पूरे नेटवर्क को हटा दिया जाए, बड़े 3-4 स्प्रिंग जो भी हटा दो और एक सिंगल स्प्रिंग लगा दो, और बॉडी को उतने से ही डिस्प्लेस करो, और बॉडी के ऊपर उतना ही फोर्स लग जाए जो पहले लग रहा था। बॉडी के पास आंख नहीं होता कि वो देखे कि 10 स्प्रिंग लगा रहा है कि 1 स्प्रिंग लगा रहा है। तो अगर ये फोर्स बराबर हो गया देन ओनली वी कैन से कि ये जो स्प्रिंग है उस पूरे नेटवर्क का इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट इज अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। खैर ये बहुत बार आने वाला है, मैं इस पर अभी ज्यादा बात नहीं करूंगा। तो पहली बार हमने देखा कि जो हमारा फोर्स था ब्लॉक के ऊपर वो k2x2 या k1x1 कोई भी एक ले सकते हो, और इस बार हमारा जो फोर्स है वो k इक्विवेलेंट इनटू x। इस बार जो हमारा फोर्स है वो k इक्विवेलेंट इनटू x एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू k1x1 एंड दैट मस्ट बी इक्वल टू k2x2। ये कोई भी एक ले सकते हो, बट द प्रॉब्लम इज वो k इक्विवेलेंट निकालना है और x1 x2 वी डोंट नो, तो क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है कि x1 प्लस x2 इक्वल टू x, और इन दोनों को यूज कर लेंगे तो x1 बाई x2 इज इक्वल टू k2 बाई k1। अब जैसे ये बात आया वैसे ही हम x1 का वैल्यू और x2 का वैल्यू जो भी चाहे निकाल सकते हैं। x1 कैन बी रिटन एज k2x डिवाइड बाई k1 प्लस k2। Similarly, x2 can be written as k1x divided by k1 plus k2। और जैसे ही हमारा x1 और x2 इन टर्म्स ऑफ k आया तब हम क्या करेंगे, तब हम इन दोनों को या इन दोनों को किसी भी दो को ले लेंगे। तो जैसे पहले दोनों को ही लो, k इक्विवेलेंट इंटू x इज इक्वल टू k1 इंटू x1। x1 क्या है k2x डिवाइड बाई k1 प्लस k2। x को हटाओ और ये हो गया k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू k1 k2 डिवाइड बाई k1 प्लस k2। तुम चाहो तो इसको उल्टा भी कर सकते हैं, 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू ये हो जाएगा k1 k2 प्लस k2 k1 k2, और यही से ये फॉर्मूला जनरेट होता है कि 1/k इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/k1 प्लस 1/k2 एंड सो ऑन। और सीरीज में ही थोड़ा इसको प्रूफ करना डिफिकल्ट है, पैरेलल में एक लाइन में प्रूफ हो जाता है, पैरेलल में कुछ करने की जरूरत ही नहीं। पैरेलल में नेट फोर्स अगर तुम देखोगे तो k1x पहला वाले स्प्रिंग के कारण, k2x दूसरे वाले स्प्रिंग के कारण नेट फोर्स अगर निकाले तो ये हो जाएगा k1 प्लस k2 इंटू x, और एक सिंगल स्प्रिंग से अगर रिप्लेस करेंगे तो उसका फोर्स k इक्विवेलेंट इंटू x, सीधे k इक्विवेलेंट इंटू x को k1 प्लस k2 इंटू x के साथ इक्वेट कर दोगे तो k इक्विवेलेंट k1 प्लस k2 आ जाएगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन को प्रूफ करना बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इसको होमवर्क के लिए दे देता हूँ। यहाँ पर सिर्फ डायरेक्ट आंसर लिख देता हूँ फॉर पैरेलल कॉम्बिनेशन k equivalent is equals to k1 plus k2 and so just opposite of resistance। ये रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा होता है। इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस में सिग्निफिकेशन में अलजेब्रिक सम होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिप्रोकल का सम होता है, लेकिन यहाँ पर ये कहानी बिल्कुल उल्टी पड़ रही है।
तो जिन बच्चों को डेरिवेशन वगैरह में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है वो लोग कम से कम रेजिस्टेंस का तो फॉर्मूला याद किए ही होंगे। बस इतना याद कर लेंगे कि रेजिस्टेंस का उल्टा होता है, काम चल जाएगा। इसके बाद एक और लास्ट पॉइंट कि अगर कोई स्प्रिंग है और उसको कट किया गया ऑफ एन स्प्रिंग और अ स्प्रिंग, सॉरी, अगर हमारे पास कोई भी स्प्रिंग है और उसको कैसे भी कट कर रहे हैं, तो एक ही कॉन्सेप्ट इसमें काम आता है, और क्यों काम आता है वो भी तुमसे। इसका जो लेंथ है L0 और उसका जो स्प्रिंग कांस्टेंट है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कांस्टेंट होगा, L0 इंटू के कांस्टेंट। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करें, मान लेते हैं इसको बीचों बीच काट दिया लाइक दिस, ये हमारा स्प्रिंग है और इसको हमने बीचों बीच काट के दो स्प्रिंग बना दिया। कोई जरूरी नहीं बीचों बीच काटेंगे, लेकिन अभी के लिए काट दिया, तो इसका लेंथ हो जाएगा L0/2, इसका लेंथ हो जाएगा L0/2। अब इसके स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होगा, तो मैं इसको K डैश लिख देता हूँ, क्योंकि आइडेंटिकल है इसलिए दोनों का K डैश। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या दिया है, L0 इंटू K, दैट मस्ट बी इक्वल्स टू L0/2 इंटू K डैश। क्लियरली यहां से K डैश हमारा हो जाएगा 2K। दो पार्ट में अगर तोड़े तो स्प्रिंग कांस्टेंट डबल हो जाएगा। अगर इसी को इक्वली 3 पार्ट में तोड़ दिए तो 3K 3K 3K। अगर इसको हमने 3 पार्ट में तोड़ दिया, 1 2 3, और तीनों इक्वल तोड़ा है, ऑब्वियस सी बात है तीनों का लेंथ L0/3 L0/3 L0/3, तो स्प्रिंग कांस्टेंट क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिमिलर अप्रोच से ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 3K, ये हो जाएगा 3K। अगर n पार्ट में काटेंगे तो NK हो जाएगा, यानी कि आफ्टर कटिंग द स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। याद रखना, एक कॉमन कॉन्सेप्ट है, स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीजेस। ये सारी बातें न्यूटन्स लॉज में हमने सिखाई है, बट चूंकि उस बात को बहुत दिन हो गया। हमेशा इक्वली काटेंगे सर, नहीं, कोई जरूरी नहीं है, तुम 2:3 के रेशियो में काट दो, तब भी बात वही होगी, इंडिविजुअल लेंथ तो निकल जाएगा ना L0 के टर्म्स में, और L0 के साथ क्या रिलेशन मेंटेन करना है अपने को, ये बात पता है। जैसे एक लास्ट तुम लोग को बस मान लेते हैं ये हमारा एक स्प्रिंग है और हमने इसको 1:2 के रेशियो में काट दिया, लेट्स से 1:2 के रेशियो में, तो ये जो लेंथ होगा इसका लेंथ हो जाएगा L0/3, और ये जो लेंथ होगा ये हो जाएगा 2 L0/3। जब L0/3 हो गया तो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, 3K, इसका हो जाएगा 3K/2। कैसे हुआ, अगेन सेम लॉजिक, लेंथ इंटू स्प्रिंग कांस्टेंट वी मस्ट बी कांस्टेंट। तो कॉम्बिनेशन ऑफ स्प्रिंग एंड कटिंग ऑफ स्प्रिंग, ये हमको बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, बहुत जगह काम आता है। और नॉर्मल कोई भी स्प्रिंग ब्लॉक दे दिया जाए तो उसका टाइम पीरियड एक सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक के लिए चाहे कैसे भी दे 2π√m/k होता है। कल हम लोग मॉर्निंग में क्लास रखने वाले हैं और कल भी स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम ही कंटिन्यू होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।